नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल काव्यखंड कि काव्यखंड में किस प्रकार छायावाद में रहस्यवाद और रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ हुआ, जिसमें हम अध्ययन करेंगे जयशंकर प्रसाद और उनकी प्रमुख रचना लहर के बारे में कि जयशंकर प्रसाद जी ने रहस्यवाद को किस प्रकार रहस्यवादी रचनाएं लिखी हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, और संक्षिप्त में हम लहर रचना का अध्ययन करेंगे। लहर रचना के बारे में छायावादी कविता में रहस्यवाद कि छायावाद में रहस्यवाद क्या है, किस प्रकार आया, कहाँ से आया, उन सभी तथ्यों का अध्ययन आज के सत्र में। आचार्य शुक्ल ने छायावादी कविता के भीतर रहस्यवाद को एक अनिवार्य अंग माना है। छायावादी रहस्यवाद को वो भारतीय काव्यधारा से अलगाते हैं। वह लिखते हैं कि अज्ञेय और अव्यक्त ही रहकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्यधारा में कभी नहीं चली। यह स्पष्ट बात हमारे यहाँ यह भी था, वह भी था कि प्रवृत्ति वालों को अच्छी नहीं लगती। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक दौड़ लगाते हैं। यानी आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हमारे यहाँ ये भी है, वो भी है, प्रेम में काम वासना, सभी कुछ पाने की इच्छा है और वही व्यक्ति को परेशान करती है। हमारे यहाँ यह भी था, वह भी था, प्रवृत्ति वाली अच्छी नहीं, यानी ये भी होना चाहिए, वो भी है, ये प्रकृति की बातें, सारी बातें अपनी रचनाओं में करना, उसके बारे में वो कहते हैं। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक दौड़ लगाते हैं। उपनिषद में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंद स्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद की अपरिमेयता को समझाने के लिए स्त्री पुरुष संबंध वाले दृष्टांत या उपमाएं, योग के सहस्त्रदल, कमल आदि की भावना के बीच से बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं। यह सब करने से पहले उन्हें ऊपर कही गई बातों का आशय समझना चाहिए। यह कौन कहता है कि मतांतरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले। योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर ये सब साधनात्मक हैं। कहने का तात्पर्य है कि रहस्य मार्ग, ऐसे कौन कहता है कि पहले रहस्य मार्ग नहीं चले या नहीं चलाए गए। क्या है? योग रहस्य मार्ग है, तंत्र यानी जिसमें सामने कुछ प्रदर्शित न हो, आप कार्य करें, उसका परिणाम बाद में निकल कर आए, तो वो रहस्यवाद कहलाया, रहस्य मार्ग कहलाया। पर ये सब साधनात्मक हैं, प्रकृत भावभूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं। भारतीय परंपरा का कोई कवि मणिपुर, अनाहत आदि के चक्रों को लेकर तरह तरह के रंगमहल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ। भारतीय वाङ्मय में काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वह आगे लिखते हैं, संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषदों में ब्रह्मा और जगत, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। वे काव्य ग्रंथ नहीं हैं। इनमें इधर उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह ऐतिह्य, कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गुहा साधना, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि बहुत सी बातों में उलझा हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ। रामायण का आदि काव्य कहलाना साफ यही सूचित करता है कि संहिताओं और उपनिषदों को कभी किसी ने काव्य नहीं कहा। शुक्ल जी, आचार्य शुक्ल छायावादी रहस्यवाद को कबीर के रहस्यवाद से जोड़ते हुए लिखते हैं कि कबीरदास किस प्रकार हमारे यहाँ के ज्ञानवाद और सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले। यानी कबीरदास की बात की है कि किस प्रकार कबीरदास जी ने ज्ञानवाद यानी ज्ञान की बात की, और सूफियों में भावनात्मक रहस्यवाद, भावात्मक यानी जो सूफी कवि हैं, मुस्लिम संप्रदाय के कवि हैं, सूफी कवि जो कहलाए, उन्होंने भावात्मक रहस्यवाद को चलाया। तो कबीरदास जी दोनों को लेकर चले, ज्ञानवाद भी और भावात्मक रहस्यवाद भी। यह हम पहले दिखा आए तथा उसी भावात्मक रहस्य परंपरा का नूतन भावभंगी और लाक्षणिकता के साथ आविर्भाव हुआ है। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर लगा।
यह बात है। प्रणय वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रियों के सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बंधी हुई रूढ़ी से व्यक्त होने लगी। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहाँ तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत ही आता है। यानी अध्यात्म से जुड़ता हुआ अपनी भगवान के प्रति जो प्रेम है, यानी आपने प्रियतम को भी ईश्वर मानकर उससे प्रेम किया, काम वासना वहाँ पर नहीं है। आध्यात्मिक प्रेम की बात हो रही है, तो आध्यात्मिक प्रेम को लेकर चला है, वहाँ तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत ही आता है। उसके आगे प्रतीकवाद और चित्रभाषावाद, सिंबॉलिज्म नाम की काव्यशैली के रूप में ग्रहित होकर वह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा है। आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में न आता तो शैली और अभिव्यंजना पद्धति की युक्त विशेषताएं, छायावादी काव्य की विशेषताएं क्रमशः स्फुरित होती और उसका स्वतंत्र विकास होता। यानी इस प्रकार रूप में न आता तो छायावाद की पद्धति की विशेष पद्धति के रूप में आता और उसकी विशेषताएं होती। वह छायावादी कविता जगत और जीवन के जटिल स्वरूप से घबराने वालों का, जीव बहलाने वालों का काम करती रही। अब उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की कह रहे हैं कि छायावादी जो कविता है, पहले रहस्यवाद में प्रेम वासना काम वासना की बात की गई, रहस्यवाद की बात की गई, तो वो क्या करते, जगत और जीवन के जटिल स्वरूप से, जब स्थिति जगत और जीवन से परेशान हो जाता, घबरा जाता, तो वो छायावाद की कविताएं उसका मन बहलाने का कार्य करती। अब उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की मार्मिकता का साक्षात्कार करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। तो आपने छायावाद में देखा होगा कि बहुत सारी प्रकृति की बात भी की है, प्रेम वासनाओं की बात भी की है, उसके बाद मनुष्य की आम जन जीवन की बात की है कविताओं ने, है ना। छायावाद की जो रचनाएं हैं उनमें विशेषकर जो रचना बाद में लिखी है, निराला की जो रचना है वो किस प्रकार की है, आपने पढ़ी है। तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर, मजदूर व्यक्ति के जीवन की, श्रमिक व्यक्तियों के जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत करती हैं कविताएं। इसके लिए उसे अपनी चपलता और भावभंगिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ा कौतुक की प्रवृत्ति कुछ संयत करनी पड़ेगी। इस ऊंचे नीचे मर्म पथ पर चित्रों का बहुत अधिक फालतू बोझ लादकर चलना भी वाणी के लिए उपयुक्त न होगा। छायावाद के जो प्रसिद्ध कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है झरना, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। झरना जिसका समय है 1918 ईस्वी, काव्य संग्रह के प्रथम संस्करण के संबंध में लिखते हैं। झरना की 24 कविताओं, झरना इनकी रचना है, काव्य ग्रंथ है, जिसकी 24 कविताओं में उस समय की नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं में कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। किंतु दूसरे संस्करण जिसका 1927 में प्रकाशन हुआ, पुस्तक के रूप में बदल गया। उसमें आधी से ऊपर 33 रचनाएं जोड़ी गईं, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। यानी झरना की रचनाएं हैं जो पहले लिखी गई, उनमें कुछ विशेष नहीं था। जब बाद में दूसरा संस्करण आया, उसमें अन्य रचनाएं जोड़ी गईं, तब अधिक प्रभावशाली रचना हो गई। प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति प्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र्य वाली पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। प्रसाद की रचनाओं में शब्दों के लाक्षणिक वैचित्र्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही जितनी साम्य में दुरारूढ़ भावना थी। जीवन के प्रेम विलास में मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे उस प्रियतम के संयोग वियोग वाली रहस्य भावना में, जिसे स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग समझना चाहिए, प्राय रमते प्राय। यानी उन्होंने क्या कहा, कौन संयोग और वियोग वाली रचनाएं भी लिखी हैं कि किस प्रकार आंसू उनकी रचना है, उसका आप अध्ययन करेंगे। कामायनी है जिसमें संयोग है, वियोग भी है, दोनों चीज़ें हैं, आंसू है। तो संयोग और वियोग दोनों की रचना रहस्यात्मक भावना से है। प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों, चेष्टाओं, अष्टश्वेत, चुम्बन, प्रणिभंग, लज्जा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि रंगरेलियों और अठखेलियां, वेदना की कसक और टीस इत्यादि की ओर इनकी विशेष दृष्टि जमती थी। यानी आप इनकी रचना कामायनी का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने मनु और श्रद्धा और उनका जो वर्णन किया है उसमें किस प्रकार
मनुष्य के शारीरिक और मानसिक प्रेम की रंगरेलियाँ, अटखेलियाँ, वेदना भी है, प्यार भी है ना, प्रेम भी है, तो सभी चेष्टाओं का उन्होंने वर्णन किया है। इसी मधुमयी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनंत क्षेत्र में वल्लरियों के दान, कलिकाओं की मंद मुस्कान, सुमनों के मधुपात्र पर मंडराते मलयों के गुंजार, सौरभर समीर की झपक लपक, पराग मकरंद की लूट, उषा के कपोलों पर लज्जा की लाली, आकाश और पृथ्वी के अनुराग परिभंग, रजनी के आंसू से भीगे अंबर, चंद्रमुख पर शरदघन के सरकते अवकुंठन, मधुमास की मधुवर्षा और झूमती मादकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि जमती। यानी उन्होंने हर विषय, यानी प्रेम से संबंधित जो जो प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, बढ़ाते हैं, उन सभी विषयों को लिया है, उन प्रतीकों को लिया है, उन प्रतीकों के माध्यम से रचनाएं लिखी हैं। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही है। आंसू जो इनकी रचना है, आंसू को प्रसाद जी की पहली विशिष्ट रचना मानते हुए उसके संबंध में लिखा है। आंसू वास्तव में तो श्रृंगारी विप्लव के, जिनमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियां रह रहकर झलक मारती हैं, पर जहाँ प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहाँ हृदय की तरंगें उस अनंत कोने को नहलाने चलती हैं, वहाँ वे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। यानी जब प्रेम था तब तो सही था, पर बाद में जब जहाँ हृदय की तरंगें, प्रेमी अगर बिछड़ जाता है तो अज्ञात प्रियतम की तलाश में वो आंसू निकलते ही रहते हैं। वो आगे लिखते हैं कि वेदना की कोई निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता, पर अलग अलग लेने पर उक्तियों के भीतर बड़ी रंजन कारिणी कल्पना, व्यंजक चित्रों का बड़ा अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसने बहुत से लोगों को आकर्षित किया है। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है आंसू, इसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आकर्षक और सुंदर रचना लगेगी। अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों का अपनाने की उसकी अपार शक्ति, यानी उसमें सुख भी है दुख भी है, दोनों का ही वर्णन किया गया है, और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है। नियतिवाद और दुखवाद का विस्मरण स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मलतंद्रा, स्वप्न और संज्ञा की दशा का आह्वान रहस्यवाद की एक स्वीकृत विधि है। इस विधि का पालन आंसू से लेकर कामायनी रचना तक हुआ है। लहर रचना है जयशंकर प्रसाद की। लहर काव्य संग्रह को कई प्रकार की कविताओं का संग्रह कहा जाता है। लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है। यानी व्यक्ति के मन में जब कोई आनंद की अनुभूति होती है तो एक प्रकार की एक फुरफुरी, एक लहर सी आती है, तो उस लहर का वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचना में, और उसके जीवन को सरस करती है। उसे ठहराने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस करने के लिए कही जा सकती है, और अखिल मानव जीवन को भी। लहर में 4-5 रचनाएं ही रहस्यवाद की हैं। इसमें भी उस प्रियतम की आंख मिचौनी, खेलना, दबे पाँव आना, किरण उंगलियों से आंख मूंदना, प्रियतम की ओर अभिसार करना इत्यादि रहस्यवाद की सब सामग्री हैं। रहस्य नहीं, प्रेम होता है जब किसी व्यक्ति में एक दूसरे से में एक रहस्य रहता है ना, कि सबको पता नहीं है, छिप छिप के प्रेम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की रचनाओं का वर्णन किया है। कहीं उस यौवन काल की स्मृतियां जिनमें मधु का आदान प्रदान चलता था, कहीं प्रेम का शुद्ध स्वरूप, प्रेम का शुद्ध स्वरूप यह कहकर बताया गया कि प्रेम देने की चीज है, लेने की नहीं। पर इस पुस्तक यानी लहर रचना से कवि अपनी मधुमय जगत से निकलकर जगत जीवन के कई पक्षों की ओर बढ़ा है। लहर रचना में प्रसाद जी ने अपनी प्रगल्भ कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को देखा है। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण,
पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया शीर्षक से कविताएं लिखी हैं लहर संग्रह में। ये सब अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण हैं। लहर में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृति ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। तो आज हम लहर तक ही अध्ययन करेंगे आज के सत्र में। अगले सत्र में हम इनकी रचना, छायावादी प्रमुख रचना कामायनी से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।